हेलो दोस्तों, मैं रोहित सिंह केएफए स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये संख्या पद्धति पर तीसरा वीडियो है और ये वीडियो आप देख सकते हैं कि 6 से लेकर 10 तक के विद्यार्थियों के लिए और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही वे बच्चे जो क्लास 9th के हैं वो इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि इसमें उनके क्लास अर्थात एनसीईआरटी के क्लास 9th की बुक से सारे मटेरियल्स रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में विस्तार पूर्वक समझा था। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, बिना विलंब के आइए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। हमारा इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वह हम संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करने वाले हैं, चाहे वो वास्तविक संख्या में, चाहे वो परिमेय संख्या हो, चाहे वो अपरिमेय संख्या हो। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है कि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु होता है। मतलब जो हमारी संख्या रेखा होती है, इस संख्या रेखा पर हर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के लिए एक निर्धारित बिंदु है, सभी के लिए, और वह बिंदु अद्वितीय है। ऐसा नहीं है कि रूट दो कहीं दो जगह आपका रखा जा सके, नहीं, रूट दो का एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा, एक स्पेसिफिक जगह होगी, वो वहीं रखा जाएगा। ऐसे ही 3/4 के लिए एक जगह निर्धारित की गई होगी और वह सिर्फ वहीं रखा जा सकता है और कहीं नहीं रखा जा सकता। ठीक है, अतः समस्त वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। परिमेय संख्याओं को कैसे निरूपित करते हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं। आपकी एक संख्या रेखा है, आपका ये बिंदु जो है वह 0 है, ये आपका -1, -2, -3, -4, -5, इधर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। यहाँ पे मैंने आपको मतलब ये आपका 1/2 है, आप देख सकते हैं, और ये क्या है? -1/2। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपका यहाँ पे -1/2 से 1/2 के बीच की संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने की कोशिश की है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल लेके उनको हम संख्या रेखा पर दर्शा के प्रॉपरली चीजों को समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक हमने एग्जाम्पल लिया, इसमें है 2.34 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने जूनियर क्लासेस में किसी भी संख्या रेखा पर पूर्णांकों को दर्शाना सीखा, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हर कोई जानता है कि यहाँ पे ये आपका 1 हो जाएगा, यहाँ आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यहाँ आपका 3 हो जाएगा। दाहिनी तरफ हम जैसे बढ़ते जाएंगे धनात्मक मान क्या होंगे? आगे बढ़ते चले जाएंगे, और बाईं तरफ हम जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? -1, और इधर जाएंगे तो उससे और छोटी संख्या -2, और इधर जाएंगे तो उससे और छोटी संख्या -3। तो इसी तरह से अनंत तक हम जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट साइड से राइट साइड पर बढ़ने पर हमारा मान क्या होता है? बढ़ता है, और राइट साइड से लेफ्ट साइड पर आने पर हमारा मान क्या होता है? घटता है। ये तो प्रॉपर्टी हो गई संख्या रेखा की। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। ये संख्या रेखा पे हमने क्या रख किया? 0 से लेके 5 तक दाहिनी तरफ और 0 से लेके -5 तक बाईं तरफ दर्शाया हुआ है। अब हमें क्या चाहिए? 2.34। हमें जो संख्या चाहिए वो 2 और 3 के बीच की कोई संख्या है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ बीच में ही आएगा ये 2.3 जो है, 2.34 ये बीच में कहीं आने वाला है। तो हम क्या करते हैं? इसको हम क्या करते हैं? इसी को हम बड़ा कर लेते हैं, मैक्सिमाइज कर लेते हैं, मैग्नीफायर से इसको मैग्नीफायर अर्थात जूम कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ मैग्नीफायर लगाया ये संख्या। अब देखिए मैंने इसी को जूम कर दिया। यहाँ आप जानते हैं यहाँ पे हम 10 छोटे छोटे खाने कर सकते हैं। ठीक है, 10 छोटे छोटे खाने कर सकते हैं, और उन 10 खानों में आप देखोगे क्या हो जाएगा? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 से लेके 2.9 और फिर 3.0 तक होगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे जूम करके आपको यहाँ पे दिखा दी। ठीक है दोस्तों, ये आपका 2 यहाँ आ गया और 3 आपका यहाँ आ गया, और 2.0, 2.1, 2.2 अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था वो चीजें यहाँ बीच वाली सारी चीजें यहाँ पे संख्याएं दिखाई पड़ने लग गई। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है? 2.34 मतलब 2.3 से ज्यादा और 2.4 से कम की वैल्यू है, अर्थात ये वैल्यू जो है इस इन दोनों के बीच में कहीं होगी। अब फिर से देखिए यहाँ पे आपके कितने खाने होंगे? 10 खाने होंगे। ठीक है, इधर 5 और इधर भी 5 खाने हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से 5 खाने इधर बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा?
2.31, 2.32, 2.33 ऐसे करते हुए 2.39 और 2.40 तक जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फिर से हम यहाँ पे मैग्नीफायर लगाते हैं। ठीक है, मैग्नीफायर लगाया हमने और फिर हमने क्या किया, इसको जब जूम किया तो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया यहाँ पे 2 पॉइंट, इसको 30 कर सकते हैं ना, और ये क्या है 40 है, और इनके बीच में हमें क्या मिल गया 31, 32, 33, 34, 35, ये पूरी संख्या हमको मिल गई। ठीक है दोस्तों, अब हमको क्या चाहिए 2.34, देखिए कहीं पे दिख रहा है, ये मिल गया 2.34। तो आपका यही आंसर हो गया, ये पॉइंट आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, हमने इसको संख्या रेखा पर दर्शा दिया। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वह एग्जाम्पल, इसमें एक अंक में आगे और ले लिया हूँ दशमलव से, एक अंक और प्रसार मैंने कर दिया है, 2.345 को दर्शाना है। तो हम पिछली बार की तरह ही हम पहले ये देखिए 2 से ज़्यादा और 3 से कम के बीच में रखते हैं। अब इसको जब हम एक्सपैंड करते हैं तो एक्सपेंशन में 2 पॉइंट, ये जो 2 था इसको हम 2.0 भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, 2 को 2.0 लिखा जा सकता है, और 3 को भी क्या लिखा जा सकता है 3.0। अब जब हमने इसको जूम किया तो हमें क्या मिल गया, इसके बीच में 10 छोटे-छोटे खाने मिल जाएँगे, 10 छोटे-छोटे भाग मिल जाएँगे, और पहला भाग क्या हो जाएगा 2.1 हो जाएगा, दूसरा 2.2, तीसरा 2.3, चौथा 2.4, पांचवा 2.5, ऐसे करके 2.9 और 3.0 ये मिल गया, जैसे पिछले क्वेश्चन हमने किया। और फिर से वही क्वेश्चन आप देखिए, वही है, एक संख्या बड़ी हुई है तो फिर से वही हमने यहाँ पे 2.3 और 2.4 के बीच मैग्नीफायर लगाया और फिर ये संख्या प्राप्त कर ली। और पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको यही बता दिया था कि आपका आंसर है, बट इस बार हमें क्या करना है, इससे बड़ा और 2.35 से छोटी संख्या चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में हमें कोई रिजल्ट चाहिए। ठीक है, कौन सा रिजल्ट चाहिए, बीचों बीच, तभी तो 5 आएगा ये। तो आप डायरेक्ट यहाँ ऐसे दर्शा दीजिए, और अगर आप ऐसे नहीं और इसको जूम करना चाहते हैं तो फिर से इसके आप क्या करिए 10 छोटे छोटे खाने कर लीजिए। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं मैग्नीफायर लगा के इसको जूम कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा 2.340 से लेके 2.350 तक की संख्याएं, बीच में जितनी भी संख्याएं आती है वो मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हमें ये दिखाना था, तो हमारा रिजल्ट आपको दिख रहा है, ये बीच में मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको दर्शा सकते हैं। तो हमने आपको कैसी संख्याएं दर्शाना सिखाया, हमने आपको दिखाया कि जो संख्याएं क्या हो, शांत हो। ठीक है दोस्तों, ये दोनों एग्जाम्पल जो थे वो क्या थे, शांत के थे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि ये अशांत है, ये क्या है अशांत। अशांत में देखो दोस्तों, हमें बताया जाएगा कि हम कितने अंक तक इसको दर्शाएं, क्योंकि ये तो कभी कटेगा नहीं, तो हम कितना बार जूम करते जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि 5 स्थानों तक, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। हम क्या करते हैं, इसमें 4 स्थान तक करेंगे, क्योंकि हमें स्लाइड में ज्यादा जगह नहीं मिलेगी, तो हम आपको यहाँ तक इसको दर्शा के दिखाते हैं। ठीक है, और हाँ, इससे पहले मैंने आपको पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि अगर जो चीज़ रिपीट हो रही है उसी पे हम बार लगा के इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। 5.3777777 रिपीट हो रहा है ना, इसलिए इसको हम यहाँ पे इस पे बार लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे आपका डेसिमल होना चाहिए था, वो पॉइंट्स होने चाहिए थे, क्योंकि ये आवर्ती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक संख्या रेखा खींची, और इसमें हमने क्या किया 5 और 6 को सिर्फ रखा है। ठीक है, इससे पहले हम चाहते तो पहले खींच लेते, यहाँ पे 0 1 2 3 5 करते, फिर जहाँ 5 होता और 6 होता, इनको जूम करके हम क्या करते, ये 5 कर देते और ये 6 कर देते। ठीक है, उसके बाद हम 5 और 6 के बीच हमने क्या किया, देखिए आपका लिखा हुआ है 5.1 5.2 5.3 5, 10 खाने, इसके बीच में 10 खाने होंगे ना, वही चीज यहाँ पे हमने उसको बड़ा कर दिया है। अब उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, यहाँ मैग्नीफायर जब हम लगाए तो हमें क्या मिल जाएगा, क्योंकि हमें देखिए यहाँ पे 3 से ज्यादा और 4 से कम चाहिए था, तो हमने ये आपका 3 और ये 4 है ना, तो 3 से ज्यादा 4 से कम इसको जूम किया और ये आ गया 3 से 5.3 से ज्यादा और 5.4 से कम। ठीक है, अब 5.3 से ज्यादा 5.31 होगा, 32 होगा, 33 होगा, 35, 34, 35 ऐसे करते हुए 39 तक होगा, उसके बाद 5.0 होगा। फिर से हमें क्या चाहिए, अब 3.7 से ज्यादा चाहिए और 8 से कम चाहिए, तो 3.7 और 0.38 के बीच फिर से हमने मैग्नीफायर लगाया 5.37। आप देखिए 5.37 और 5.38 के बीच मैग्नीफायर लगाया, तो आप देखिए जूम हो गया 5.37 और इधर ये 5.38 के बीच अपना मैग्नीफायर लगाया, और उसके बीच जो 10 खाने थे वो हमने बड़े करके लिख दिया। क्या हो गया 5.370 था ये, अब 31 हो गया, 371, 0.372, 0.373, 0.374 ऐसे करते हुए 0.379 और उसके बाद 5.380। ठीक है दोस्तों, अब ये तो देखिए कहाँ तक हम पहुंच गए
377 तक पहुंच गए, 377 तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक। अब उसके बाद हमें एक, हमने कहा ना एक और कर सकते हैं, तो एक और हमने एक बार जूम किया। आप देखिए 5.377 और 5.378 के बीच हमने जूम किया, बिकॉज यहाँ पे 7 था, यहाँ 7 है, तो हमें ये जो चाहिए वो क्या है, 7 से ज़्यादा और 8 से कम की वैल्यू ही तो है, तो इसीलिए हमने यहाँ के बीच में इसको लगा के जूम किया, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो वैल्यूज मिल गई, हमने आपका ये दिखा दिया कि हमारा रिजल्ट है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, रिजल्ट है। अगर हमें इस पूरे को दर्शाना होता तो हमारी संख्या लगभग ये यहाँ पे आएगी, ठीक है, क्योंकि बिकॉज यहाँ मिड में जो होगा 5 होगा, और यहाँ पे ये 6 होगा, और ये आपका क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि अगर हमारी संख्या परमेय संख्या हो और साथ में क्या हो, अशांत के साथ वो आवर्ती हो, ठीक है, तो उसको हम कैसे दर्शाते हैं। उसमें एक चीज आपको ध्यान देना है कि आपको दिया रहेगा कि आप कितने स्थान तक इसको दर्शाने वाले हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम अपरिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण करेंगे। ठीक है, अपरिमेय संख्या के बारे में आप जान ही चुके हो, ऐसी संख्या जो अशांत हो और साथ में अनावर्ती हो। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल हम लेते हैं √2। √2 को हम सबसे पहले दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हम ये पहले ही आपने पढ़ा होगा, एक प्रमेय है, आप जान लो, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, और ये पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो समकोण त्रिभुज में काम करता है। ठीक है दोस्तों, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है इसको हम कहते हैं कर्ण, अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूज कहते हैं, कर्ण है। इसको हम आधार लेते हैं, ठीक है, जिसको हम बेस कहते हैं इंग्लिश में, और इसको हम लंब कह सकते हैं, जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन भुजाएं इसमें होती हैं जिसका पर्टिकुलर नाम होता है। एक आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण, ये क्या हो गया, लंब, और ये क्या हो गया, आधार। ठीक है, और एक रिलेशनशिप पाइथागोरस ने बताया था कि जो कर्ण का वर्ग होता है, मतलब इस भुजा का जो वर्ग होगा वह लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है, मतलब इस भुजा के वर्ग और इस भुजा के वर्ग के बराबर होता है। एक एग्जाम्पल से हम फटाफट पाइथागोरस प्रमेय को थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर ये भुजा 5 है और ये 2 है, तो ये भुजा कितनी होगी, 3 होगी। कैसे, देख लो, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, ये 4 हो जाएगी। ठीक है, ये 4 हो जाएगी। तो देखिए 3 त्रिक का 9 और 4 चौक 16, और 16 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और 25 किसका वर्ग है, 5 का। ये ही पाइथागोरस ने बताया था। यहाँ पे मैंने भी लिख दिया है कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो अगर हम इस वर्ग को इस साइड ट्रांसफर करें तो यहाँ के इधर क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। इसको हमें याद रखना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, √2 को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो सबसे पहले √2 पर हम एक संख्या रेखा बनाते हैं, और इसमें हम इसके कुछ भाग कर लेते हैं। ठीक है, कुछ भाग हमने कर लिए। अब क्या करते हैं, ये हमारा 0 हो गया, ये दूसरा हमारा जो है -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, इधर ये 1 हो जाएगा, और इधर ये 2 हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें √2 दर्शाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 से 1 यूनिट की हम एक लाइन खींच लेते हैं। ये 0 से 1 तक 1 यूनिट की लाइन खींच लेते हैं, और फिर दोस्तों फिर 1 पे यहाँ पे फिर से 1 यूनिट की और लाइन खींच लेते हैं। 1 यूनिट की खींचेंगे, मतलब जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी ये भी है। ये कितनी है, 1 यूनिट की। ये भी आपकी 1 यूनिट की लाइन है, और ये भी आपकी 1 यूनिट की लाइन है। उसके बाद हम क्या करते हैं, 0 से इसको मिला देते हैं। ठीक है, 0 से इसको मिला देते हैं। अब समझिए आप, ये आपका 1 है और ये आपका 1 है, और ये देखिए इस पे लंब है ना, यहाँ पे लंब है। तो अगर हम पाइथागोरस के हिसाब से समझे तो इसका वर्ग और इसका वर्ग का योग, एक का वर्ग 1 और एक का वर्ग 1, दोनों का वर्ग 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो हमें देखिए यहाँ पे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, और ये 2 का वर्ग रूट के अंदर, तो 2 आ गया। कितना आ गया, 2। कहने का मतलब ये भुजा कितनी हो गई, √2 हो गई। ठीक है भाई, अब ये √2 हो गई, तो कहने का मतलब इसकी लंबाई, ये जो रेखा इसकी लंबाई कितनी हो गई, √2 हो गई। ये लंबाई रेखा कितनी हो गई, √2 हो गई। अगर हम यहाँ पे डिवाइडर का पॉइंट रखें और यहाँ पेंसिल की नोक रखें और एक आर्क लगा दें, क्या लगा दें, आर्क लगा दें, तो ये बिंदु जो आ गया, ये आपका बिंदु क्या हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा √2। ठीक है, हमने क्या किया, √2 की पोजीशन आपको दर्शा दी। ठीक है, आप जानते भी हो √2 का मान क्या होता है, 1.414। आप देखिए यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 4 होगा, मतलब ये 4 से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने √2 को दर्शा दिया। चलिए हम एक एग्जाम्पल और करते हैं, हम √3 को दर्शाते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले हमने क्या किया, संख्या रेखा खींच ली। उसके बाद हमने क्या किया, इस पे इसके कुछ भाग कर लिए। ये आपका 0 हो गया, -1, ये -2, ये आपका 1 और ये आपका 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, √3 को दर्शाना। तो सबसे पहले दोस्त हम क्या करते हैं कि पहले हम √2 बना लेते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन हमने किया। ये हमने क्या किया, √2 पिछले की तरह बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन फिर से 1 यूनिट का खींचते हैं। कितने का, 1 यूनिट का, ये देखिए। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको मिला देते हैं। ये परपेंडिकुलर है, आप समझिएगा। ये भी क्या है, लंब है, और यहाँ भी क्या है, ये लंब है। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे इसको मिला देते हैं तो फिर से क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब इसमें ये भुजा कितनी है, √2, ये भुजा कितनी है, 1 है। अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो आप देखिए, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। रूट के अंदर कर्ण का वर्ग, आप देखिए ये आपका आधार है, आधार √2 का वर्ग 2 हो जाएगा और 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 3। तो ये रिजल्ट कितना आ गया, कर्ण, मतलब ये भुजा कितनी आ गई, 3 आ गई, √3। ठीक है, ये भुजा कितनी आ गई, √3 आ गई। ठीक है, अब ये √3 मतलब इस भुजा की लंबाई √3 है। अब अगर हम यहाँ पे आपके गोला प्रकार की नोक रखें और यहाँ पे पेंसिल की नोक रखें और एक आर्क लगा दें, एक क्या करें, आर्क लगा दें, तो ये जो पॉइंट मिल गया ये आपका क्या हो गया, √3 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए कि हम किसी भी आपकी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। हमारा एग्जाम हमने क्या किया, यहाँ पे √5 और √6 को संख्या रेखा पर दर्शाया है। ठीक है, तो हमने फिर से एक संख्या रेखा खींची और उसके बाद हमने क्या किया, 0 लिया, -1, -2, -3, -4, -5, इसी तरह से ये आपने कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमारा काम ये है कि हमें क्या करना है, √5 को दर्शाना है। तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी होती है जिसको पाइथागोरस थ्योरम में यूज करें तो क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो दोस्तों अगर हम एक भुजा यहाँ पे 2 ले लें और एक भुजा 1 ले लें, ठीक है, तो क्या होगा, ये 2 दूना 4 और ये 1 5, तो ये आपका क्या हो जाएगा, √5 आ जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 यूनिट की एक लाइन खींच लेते हैं और उस पे एक परपेंडिकुलर लाइन 1 यूनिट की खींच लेते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, अब इसको हम ज्वाइन करा देते हैं। अब ज्वाइन करा दिए तो आपको जैसे मैंने बताया यहाँ पे ये क्या हो गया, √5। यहाँ ये आपका ये लाइन कितनी हो गई, ये आपकी लाइन √5 हो गई और यहाँ से हमने आर्क खींच दिया तो ये पॉइंट क्या हो गया, दिस पॉइंट इज √5। ठीक है, हमने √5 को दर्शा लिया। अब देखिए ये लाइन आपकी कितनी, √5 है। अगर ये लाइन √5 है और इधर हम 1 यूनिट और खींचते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, तो अब √5 का वर्ग 5 और 1 का वर्ग 1, तो क्या हो जाएगा, ये √6 हो जाएगा। ठीक है, और फिर से यहाँ से जब आर्क लगा देंगे तो ये जो पॉइंट मिल गया ये क्या मिल गया, √6 मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी परिमेय संख्या को दर्शा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये अभी आप देख रहे हैं कि जो भी रूट के अंदर चीजें वो क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो इसको दर्शाने के लिए हम ये जो पाइथागोरस ट्रिक यूज कर रहे हैं इससे कर तो सकते हैं, बट अगर ये डेसिमल में हुआ तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम उन फैक्टर्स को पाएंगे नहीं जो कि हम लंब और आधार बना सकें। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए √x है, यहाँ पे कुछ भी हो आपका अंदर, चाहे वो 2.3 चाहे 3.5 कुछ भी डेसिमल में हो, उसको हम कैसे शो करेंगे, बहुत आसान तरीका है। इस तरीका को आप सीख लीजिए। ठीक है, हमने क्या किया, एक लाइन खींच ली। यहाँ पे जो भी यहाँ पे दिया हुआ है x दिया हुआ है तो हमने x के बराबर एक लाइन खींच ली। एक लाइन खींच ली कितनी, x के बराबर। ये लाइन कितना है, x के बराबर। अगर यहाँ पे √3 होता, 3.5 होता तो ये लाइन कितनी होती, 3.5 होती। मैं साथ में एक चर राशि को भी लेके चल रहा हूँ, बिकॉज x हमने वेरिएबल लिया है। वेरिएबल इसलिए लिया है ताकि आप कोई भी मान को एज्यूम कर सको। ठीक है, और साथ में एक मैं कांस्टेंट को भी लेके चलता रहूंगा। ठीक है, ओके। जस्ट अ मिनट, ये इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहां से आगे 1 यूनिट की, हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो, x का मान कुछ भी हो, हमेशा यहाँ पे क्या करेंगे, 1 यूनिट की एक लाइन खींच लेंगे। कितना, 1 यूनिट की हमने एक लाइन खींच ली। ये कितने है, 1 यूनिट है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा ये 2 पॉइंट मिला, सपोज अगर ये a है और ये b है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर ये a है और ये b है तो हम इसका क्या करते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं। दोस्तों आप मिड पॉइंट निकालना जानते होगे,
एक आर्क इधर ऐसे आधे से ज़्यादा दूरी लेके एक इधर आर्क लगाया और दूसरा आर्क इधर लगाया, और उसके बाद इधर भी ऐसे ही एक आर्क इधर लगाया और दूसरा ऐसे लगाया और इन दोनों को सीधा मिला दिया, तो हमें क्या मिलता है, मिड पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम एक मिड पॉइंट इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। आई होप कि मिड पॉइंट निकालना सबको आता होगा। नहीं आता होगा तो जो मैंने बताया इसको आप फॉलो करना, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे मिड पॉइंट निकलता है। ठीक है, अब एज्यूम करते हैं कि हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, ये हमको मिल गया मिड पॉइंट, दिस इज आवर मिड पॉइंट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस मिड पॉइंट पर प्रकार की नोक रखते हैं और यहाँ पे पेंसिल की नोक रखते हैं, और एक हम क्या करते हैं, अर्धवृत्त बना लेते हैं। एक क्या करते हैं, अर्धवृत्त बना लेते हैं, सेमी सर्कल। ठीक है, और उसके बाद हमारा फाइनल स्टेप क्या है कि इस बिंदु पर हम एक लंब रेखा खींच देते हैं। इस बिंदु पर हम क्या करते हैं, एक लंब रेखा खींच देते हैं। दोस्तों ये जो हमारी लंब रेखा की लंबाई आएगी, यही आपका क्या होगा, रूट एक्स होगा। कहने का मतलब अगर हम 3.5 लाइन ये खींचे होते यूनिट का, तो ये हमारा जो रिजल्ट आया होता वो क्या होता, 3 पॉइंट रूट ऑफ 3.5 आया होता। तो इस तरह से आप किसी भी, आप कोई भी नंबर आपको दिया हो, चाहे वो डेसिमल में हो चाहे वो कंप्लीट हो, अगर 3 होता तो हम यहाँ 3 रखते तो हमें यहाँ पे रूट 3 मिल जाता, अगर 5 होता यहाँ 5 रखते तो यहाँ हमें रूट 5 मिल जाता। ये जो लाइन की लंबाई है यही आपकी ये रूट के अंदर की वैल्यू होगी, और उसके बाद इसको हम इतना लंबा आर्क लेके जितना जो भी पॉइंट हमको मिलेगा, इस पॉइंट को हम क्या कह देंगे कि एक्चुअल में दिस इज रूट एक्स। ठीक है, दिस इज रूट एक्स, कब, जबकि ये आपका क्या हो, 0 0। ठीक है, अगर ये 0 है, संख्या रेखा का 0 है, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये परिमेय संख्या का और अपरिमेय संख्या का निरूपण खत्म होता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और साथ में बेल आइकन सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी दबा दें अगर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।